हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा मैटर्स इग्नू। आज के इस वीडियो सेशन में हम सभी BHIC 103 बुक को डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऊपर में लिखा हुआ है BHIC 103। जिनको भी ये जो स्लाइड आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, ये स्लाइड चाहिए, वे सभी 9523779253 पर SMS करके मतलब व्हाट्सएप करके ये वाले आपको ये स्लाइड प्राप्त कर सकते हैं। खैर अभी चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का हम लोगों का, वो क्वेश्चन ये है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य क्षेत्रीय शक्तियों के महत्व पर विशेष संदर्भों सहित चर्चा कीजिए। देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना, ये उस टाइम पीरियड की बात की जा रही है जिस समय मौर्य वंश का पतन हो चुका था। मौर्य वंश का पतन हो चुका था। ठीक है, उस समय के बाद देखिए एक्चुअल में एक पिक्चर लगा हुआ यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है इंडिया। ठीक है, ये भारत का नक्शा है और ये फिलहाल वर्तमान का नक्शा है। इस साइड भी, इस रीजन में भी मौर्य के समय में शासन था भारतीयों का, और इन सब रीजन में भी शासन था। तो टोटल इतने बड़े क्षेत्र में यहाँ दक्षिण, सुदूर दक्षिण तक मौर्य वंश जो है शासन कर रहे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये है कि मौर्य वंश का जब पतन हो गया, मतलब 200 ईसा पूर्व के आसपास जब मौर्य वंश की समाप्ति हो गई, तो उस समय क्या-क्या चेंजेज आए, क्या-क्या चीजें हुई, उसकी चर्चा करनी है कि क्षेत्रीय शक्ति का जो महत्व बढ़ा या क्षेत्रीय शक्तियों ने क्या-क्या काम किए, किन-किन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, इसकी चर्चा हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक यहीं से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब मैं एक पेन ले लेता हूँ, ये वाला पेन, इसको हार्ड टिप्ड पेन बोलते हैं, पता नहीं कैसे काम करता है ये। हाँ ठीक है, आज सही काम कर रहा है, कल नहीं, उस दिन नहीं कर रहा था। अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर के जब मौर्य वंश समाप्त हुआ, तो कुल मिलाकर के भारत को ऐसे हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। और कुछ वंशों का उदय हुआ जिन्होंने इस छोटे-छोटे टुकड़ों में भारत पे शासन किया। जैसे मौर्य वंश का जब पतन हुआ, तो उत्तरी भारत, इस वाले रीजन में, इधर के रीजन में शुंग वंश का उदय हुआ, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये मगध क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन किया। यही बिहार और बंगाल, बिहार के आसपास का रीजन था। ठीक है, इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। उसके बाद कण्व वंश का भी उदय हुआ यहीं पर। संस्थापक थे वसुदेव कण्व, और ये दोनों जो शासक थे, ये मगध क्षेत्र में शासन कर रहे थे और वैदिक परंपरा, जो आर्य परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके साथ साथ ही इंडो ग्रीक यवन लोग भी आक्रमण करके, जो इंडियन नहीं थे, मतलब बाहर से आए थे, ग्रीक से आए थे, ग्रीस से आए थे, वो लोग भी यहाँ पर शासन किए और यवन वंश के या यवन शासक कहलाए, और उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया। ठीक उसी प्रकार जब हम दक्षिण भारत की ओर आते हैं, मतलब नीचे की ओर आते हैं, नर्मदा नदी से नीचे की ओर आते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सातवाहन ने शासन किया। सातवाहन राजवंशों ने सातवाहन ने शासन किया, और सातवाहन की स्थापना जो है ना, सिमुक ने की थी, सिमुक नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है, उसके साथ इन्होंने बौद्ध कला और स्थापत्य को जो है बढ़ावा दिया। बौद्ध कला, बौद्ध शैली एवं स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। और इसी सातवाहन वंश के शासन काल में अमरावती व नागार्जुन कोंडा जैसे स्तूपों की स्थापना, या नागार्जुन कोंडा जैसे स्तूपों का विकास हुआ। उसके बाद अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैं आप लोगों को ये, इसको इरेज करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत, मतलब ये उत्तर और पश्चिम, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि ए भाई ये फिर से डिलीट होने लग गया क्या, फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। इसको छोड़ते हैं, ये वाले इस पेन टिप को यूज करते हैं, ये वाला मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं, पेन को ही यूज करता हूँ। तो ये ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर किनका शासन हुआ, शक का
उसके बाद पहलव या पल्लव जो भी आप कहें, उसके बाद इनको हम पार्थियन भी कहते थे। पार्थियन ये लोग बाहर से आए थे, इन्होंने भी यहाँ पर अपना शासन किया। शक, पल्लव और कुषाण, सबसे प्रचलित यहाँ पर कुषाण हुए और सबसे अधिक दिन तक। कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक, रेड कलर कर देता हूँ, कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए आपको कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। और कनिष्क, इसको पतला भी कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। कनिष्क के शासन काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ था। गांधार कला शैली है ना, मूर्ति बनाने की शैली थी गांधार कला शैली, ठीक है। और गांधार कला शैली के लिए गूगल सर्च का ऑप्शन है क्या? हाँ ये वाला है, इसको मैं यहाँ सर्च करता हूँ, रुक जाइए। और कीबोर्ड यहाँ रहा, गांधार कला शैली, GANDHA, नहीं ये क्लियर करता हूँ, गांधार कला शैली, गांधार शैली, गांधार, अरे भाई इसको पेन से SHAILI सर्च करते हैं, ये सर्च रहा, देखिए ये रहा गांधार आर्ट। ये तो मूर्ति बनाने की कला थी, मूर्ति बनाने की एक शैली थी, जिसमें कि भारतीय शैली और हेलेनिस्टिक, मतलब ये आपको एक तरीके से इंडोनेशियन शैली कह सकते हैं, ऐसी शैली का विकास इन्होंने किया, इनके शासनकाल में हुआ। ये देखिए, ये है ना, ये सॉफ्ट पेंटिंग जो बनाई जाती थी इसी समय में। इसको क्लोज करते हैं। रेशम मार्ग पर भी कनिष्क ने कब्जा किया था, और रेशम मार्ग जो है ना, इस इलाके में था, इस इलाके में रेशम मार्ग पड़ता था, और यहाँ से चाइना से इधर व्यापार होता था। तो कनिष्क ने क्या किया था, इधर यहाँ पर कब्जा कर रखा था, और यहाँ से इस रास्ते जो भी व्यापार करते थे, कनिष्क क्या करता था, उससे असरफी वगैरह, सोने चांदी वगैरह लेता था, और उसको प्रोटेक्शन देता था, उसको सुरक्षा देता था, ठीक है। और इसी कनिष्क के समय में महायान बौद्ध का भी उदय हुआ था, महायान बौद्ध का भी उदय हुआ था, ठीक है, महायान बौद्ध का उदय हुआ था। उसके बाद आपको मूर्ति पूजा की शुरुआत, जो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा वगैरह होता है, इन्हीं कनिष्क महोदय के समय में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी, और भागवत धर्म की अवधारणा भी इन्हीं के समय में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, भागवत धर्म की अवधारणा। क्लियर है, इतना बात समझ गए। और विष्णु पूजा सबसे अधिक विष्णु भगवान की पूजा की शुरुआत इसी समय में हुई थी, विष्णु पूजा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ गए। और इस फेज को जब मौर्य का पतन हो गया था, मौर्यों का पतन हो गया था, तो इस फेज को हम कहते हैं भारतीय इतिहास का संक्रमण काल। क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का संक्रमण काल। पेन टैबलेट में लिखना पड़ रहा है, इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ। भारतीय इतिहास का संक्रमण काल कहलाता है, और इसी समय में इस रीजन में, इस वाले रीजन में, यहाँ पर चेर, यहाँ पर चोल, और यहाँ पर पांड्य शासकों का शासन था। इधर था आपको मालाबार तट, यहाँ पर चेर का, और ऊपरी कोरोमंडल तट में आपको, मतलब ऊपरी तमिलनाडु कह सकते हैं, ऊपरी तमिलनाडु में चोल का, और नीचे पांड्य शासकों का शासन था। और इसी समय संगम युग की भी चल रहा था, संगम युग। इस समय नए नए लेखन जो है वो लिखे जा रहे थे, ठीक है। तो आप लोग इन सभी बातों को क्लियरली समझ गए होंगे। अब मैं अपने पीछे सीधे क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि मध्य क्षेत्रीय शक्तियों के महत्व पर विशेष संदर्भ सहित चर्चा कीजिए। तो देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता एवं विकेंद्रीकरण हुआ था। मौर्य शासन काल में स्टार्टिंग में जब चंद्रगुप्त मौर्य थे या अशोक थे, जब उनका शासन था, तो एक तरीके से मौर्य का जो साम्राज्य था पूरा स्थिर था। लेकिन बाद में जैसे जैसे शासक कमजोर हुए मौर्य के, तो अस्थिरता आई, ठीक है। और अस्थिरता जैसे ही आई, तो क्या हुआ कि आपको एक तरीके से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया, और अराजकता फैली। तो उसी अराजकता को खत्म करने के लिए
छोटे छोटे शासक या छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ और अराजकता खत्म हुई, शक्ति जो है मतलब इस क्षेत्रों में भरी और शुंग और कण्व वंश जैसे लोगों ने मगध वंश पर शासन किया था। उसके बाद सांस्कृतिक प्रसार और संरक्षण। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये जो छोटी छोटी शक्तियां जब अपने स्वरूप में उभर कर सामने आई तो अपने अपने क्षेत्रों की संस्कृति को बढ़ावा दिया। जैसे कि दक्षिण भारत में सातवाहनों ने न केवल राजनीतिक एकता प्रदान की, बल्कि बौद्ध कला और स्थापत्य को भी संरक्षण दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि इनके काल में मैंने आपको बताया कि अमरावती और नागार्जुनकोंडा जैसे स्तूपों का विकास हुआ। उसी प्रकार कनिष्क के शासन काल में मूर्ति पूजा का विकास हुआ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कनिष्क कनिष्क प्रसिद्ध शासक थे, इसलिए मैं कनिष्क बार बार कहता हूँ। कनिष्क ने गांधार कला शैली का विकास किया, जिसमें भारतीय और हेलेनिस्टिक यूनानी रोमन कला तत्वों का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखिए मैंने आपको बताया ना कि कनिष्क ने क्या किया था, रेशम मार्ग सिल्क रूट पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। और फिर वो क्या करते थे कि मध्य एशिया में जो अभी मैंने आपको बताया ना कि भारत के ऊपरी हिस्से में जो रूट था उसी में व्यापार होता था, तो उस पर कब्जा करके ये क्या करते थे कि नियंत्रण स्थापित करके अपना व्यापार वगैरह भी करते थे। और दक्षिण भारत में चेर चोल और पांड्या जैसे राजवंशों ने भी समुद्री व्यापार किया था। और इसकी भी जो सूचना है हमें संगम युग के साहित्यों में देखने को मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार धार्मिक विकास एवं परिवर्तन की बात करें तो इस काल में धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जो कुषाण शासन थे, कनिष्क के संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। मैंने आपको बताया ना कि कनिष्क के समय में क्या हुआ था कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध धर्म का एक संगठन का आयोजन हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और यहीं पर क्या हुआ था कि महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ था और बौद्धिसत्व की अवधारणा तथा मूर्ति पूजा को भी बढ़ावा मिला। हिंदू धर्म के भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला। लिखा नहीं, इसी काल में हिंदू धर्म में भी भागवत धर्म की अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें विष्णु के अवतारों की पूजा पर बल दिया गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दक्षिण में राज्य निर्माण की जो संगम युग की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, संगम युग में तमिल साहित्य का भी विकास हो गया था और ऐसे बहुत सारे लेखन किए गए। एतोतुगई, उसके बाद शीलपद्दिकरम था। ठीक है, तो इस तरीके से इसे संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, जिसे इन्हीं राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, क्लियर है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि 200 से 300 ईस्वी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच उभरी जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें विविध क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ और भारतीय सभ्यता ने नए नए आयामों को छुआ। ये शक्तियां गुप्त साम्राज्य के उदय के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुई। देखिए, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ ना, तो तुरंत गुप्त साम्राज्य की शुरुआत नहीं हुई। इस बीच में बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुए, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने शासन किया। फिर बाद में गुप्त शासकों ने धीरे धीरे सबको कब्जा किया। कब्जा करते गए उपगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने कब्जा किया और फिर एक बहुत बड़े पुनः से विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा ईस्वी के बीच में व्यापार और नगरीकरण की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, व्यापार की बात करें तो व्यापार मूल रूप से, एक पेज ले लेता हूं मैं। पेज कैसे लेते हैं भाई, पेज को ऐसे ऐड करते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो व्यापार मूल रूप से, व्यापार की समीक्षा की बात की जा रही है ना, क्या क्या था भाई देख लेता हूं एक बार। व्यापार और नगरीकरण, पहले व्यापार की बात करते हैं। व्यापार मूल रूप से 3 तरीके से होता है। ठीक है, उस समय में 3 तरीके से होता था। आंतरिक व्यापार, दूसरा होता था आपको समुद्री व्यापार, और तीसरा होता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार ज्यादा सही रहेगा, लिखने में भी आसान हो गया मेरे को। तो देखिए, जो कुषाण शासक थे, कुषाण और सातवाहन शासक जो थे, ये लोग क्या करते थे कि सोना चांदी का सिक्का चलाते थे। चांदी का सिक्का चलाए और व्यापार किए। ठीक है, सोना चांदी के सिक्के चलाए और व्यापार किए। पेज के कलर को कैसे चेंज करते हैं, एक सेकंड देखूं मैं, कहीं चेंज होने का ऑप्शन है। ये तो नहीं है भाई, ये नहीं है, इसमें होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड शायद नहीं भाई, ये भी नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है। अरे ये क्या हो गया,
अरे भाई, ये कौन सी नई बला है? एक सेकेंड, इसमें हाँ ठीक है, देखते हैं। मैं इसको ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक। व्हाइट बोर्ड, क्लॉक, कैलेंडर, मैग्नीफायर, मास्क। इस अरे मास्क भी तो नहीं चाहिए था। थिंकिंग एक्सिस, स्क्रीनशॉट, टूल्स में होना चाहिए। टूल्स में एक बार चेक करता हूँ। सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, हाँ ये वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सही है। ये वाला है कि ये सही है? ये सही है, हाँ ये सही लग रहा है। तो सोना चांदी के सिक्के से व्यापार ये लोग करते थे, और ये लोग व्यापार करते थे कृषि में, कृषि उत्पाद में। ठीक है, उसके बाद आपको वस्त्र, उसके बाद धातु वगैरह में व्यापार करते थे। ठीक उसी प्रकार जब समुद्री व्यापार की बात करें हम, तो समुद्री व्यापार में आपको इन क्षेत्रीय शक्तियों के समय में गुजिरस नाम का एक जगह था केरल में, एक बंदरगाह था। उसी साथ अरकामेडू एक जगह था, पुदुचेरी, यहाँ ये सब व्यापारिक केंद्र थे। कावेरीपट्टनम ये व्यापारिक केंद्र थे, और यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। और इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और एक बुक है टॉलमी। टॉलमी की जो बुक है, टॉलमी के विवरण से हमें ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें, समुद्री व्यापार की तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो हम लोग विदेशी व्यापार में सबसे अहम योगदान था रेशम मार्ग का। सबसे अहम योगदान था रेशम मार्ग का, रेशम मार्ग का योगदान था। तो रेशम मार्ग की बात करें अगर हम, तो बेसिक पॉइंट ये है कि रेशम मार्ग जो है ना, इस पर कुषाण शासकों का कब्जा था, कुषाण शासकों का कब्जा था, कुषाण शासकों का कब्जा था। ठीक है, तो इसके इसके माध्यम से, इस रेशम मार्ग के माध्यम से कौन कौन लोग व्यापार करते थे? तो रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। ठीक है, उसके बाद चीन से व्यापार होता था। उसके बाद आपको मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था, मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। इसमें क्या होता था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मसाले का व्यापार होता था, साथ साथ उसके बाद काली मिर्च का व्यापार होता था, काली मिर्च का व्यापार होता था। उसके बाद आपको हाथी दांत, हाथी दांत, हाथी दांत, इसको मैं अभी रेज करता हूँ। ये आप लोग देख, ये सब स्लाइड में है, स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग स्लाइड में देख लीजिएगा। हाथी दांत, हाथी दांत, ठीक है। हाथी दांत के बाद आपको व्यापार होता था मोती का, हाथी दांत के बाद मोती का व्यापार होता था। उसके बाद आपको रत्न के व्यापार होते थे। उसके बाद सूती वस्त्र का व्यापार होता था, सूती वस्त्र, साथ में आपको मलमल का व्यापार होता था, मलमल कपड़ा होता है। ठीक है, मलमल का व्यापार होता था, नील का व्यापार होता था। उसके बाद आपको ये सब भेजे जाते थे, बेचे जाते थे बाहर में, और वहां से मंगवाया क्या जाता था बाहर से? तो स्वर्ण, सोने, सोने मंगवाए जाते थे, चांदी मंगवाया जाता था। उसके बाद आपको रोमन कांच मंगवाया जाता था, रोमन कांच। ठीक है, रोमन कांच के बाद आपको क्या कहते हैं, शराब, शराब का प्रचलन था, तो शराब आदि मंगवाया जाता था। इस तरीके से व्यापार चलता था। व्यापार की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब नगरीकरण की बात करते हैं। नगरीकरण में क्या हुआ था उस समय में कि पाटलिपुत्र, जो कि मौर्यों ने बहुत अच्छे से बसाया था, पाटलिपुत्र, उदयन ने पाटलिपुत्रा बसाया था, पाटलिपुत्र सैन्य छावनी बसाया था। उसके बाद अशोक ने पूरा का पूरा शहर बसा दिया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र ने अपना वैभव खो दिया, पाटलिपुत्र का अपना सब कुछ खत्म हो गया, नगरीय संकट आ गया था, नगर ध्वस्त हो गए थे। ठीक है, उस समय में नगर ध्वस्त हो गए थे, पर नए नगरों का उदय भी हुआ था, नए नगर का उदय भी हुआ था। ठीक है, जैसे तक्षशिला, उसके बाद आपको पुरुषपुर, पुरुषपुर जिसको हम पेशावर भी कहते हैं, पुरुषपुर पेशावर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको प्रतिष्ठान, पैठान भी इसको बोला जाता था, प्रतिष्ठान, इसको पैठान भी बोला जा सकता है, पैठान। तो इसका, और यही इन्हीं जगहों पर कई मंदिरों का भी निर्माण हुआ था, जैसे बौद्ध विहार मंदिर। ठीक है, बौद्ध विहार मंदिर। उसके बाद आपको हस्तशिल्प केंद्र विकसित हुए थे, बौद्ध विहार विकसित हुए, मंदिर विकसित हुए, हस्तशिल्प केंद्र भी विकसित हुए थे। ठीक है, तो इतनी सारी बात आप लोग समझ गए होंगे। पीछे चलते हैं।
यहीं पे थे ना। तो आंतरिक व्यापार मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोने चांदी तांबे सिक्के, और उसके बाद विदेशी व्यापार बता दिया मैंने, रेशम मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, ये तो समझा दिए हैं, ये भी समझा दिए हैं। उसके बाद आपको समुद्री व्यापार भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे ये सब जगह से व्यापार होता था। नगरीकरण भी बता दिया मैंने, मौर्य के बाद नगरीकरण ये संकट आया था, नए नगरों का उदय हुआ, जैसे तक्षशिला, पुरस्पुर, मथुरा, प्रतिष्ठान, ये सब प्रमुख नगर थे, इन सब का उदय हुआ था। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहाँ से एक पेज लेता हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, तो देखिए क्या है ना कि पेज लेने की जरूरत नहीं थी, हालांकि पेज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कैसे करते हैं डिलीट? इस पेज को करना है डिलीट, ये हो गया डिलीट, ये खत्म हुआ। कहाँ चले गए भाई? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए गुप्त काल लगभग 300 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा, जिसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार कृषि था। भूमि कर भाग राजस्व का प्रमुख स्रोत था, और आयरन प्लासियर के व्यापक प्रयोग, सिंचाई के नए साधन, कुआं, तालाब आदि के विकास से नई भूमि को कृषि योग्य बनाने में बहुत मदद मिली थी, और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। और उस समय गन्ना, कपास, चावल, गेहूं प्रमुख फसलें थी। ठीक है, उसी तरीके से व्यापार और उद्योग की बात करें तो व्यापार और उद्योग जो है ना खूब बढ़ा था। आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार फला फूला था। हालांकि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में कुछ कमी आई थी। ठीक है, व्यापारी गिल्ड श्रेणियां अत्यंत शक्तिशाली थी, तथा उनका जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव था, जो व्यापारिक श्रेणी थे उनका मतलब बहुत प्रभाव था अर्थव्यवस्था पर। सूती वस्त्र, रेशम और हाथी दांत की वस्तु, मोती, रत्न और धातुओं की वस्तुओं का उत्पादन एवं व्यापार होता था उस टाइम में। ठीक है, उसके बाद सिक्का प्रणाली, गुप्त शासकों ने जो सोने के सुंदर और उच्च कोटि के सिक्के जैसे दिनार चलाए थे। दिनार, गुप्त शासकों ने दिनार जारी किए थे, जो उनकी आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे। इन सिक्कों पर शासकों के चित्र, देवी देवताओं की मूर्तियों और लेख अंकित थे। साथ में भूमि अनुदान की बात करें तो गुप्त काल में ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हुई थी। इससे राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण कृषि पर कम हुआ, और नए वर्ग, जमींदार वर्गों की नींव पड़ी थी। समाज की विशेषता की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था जो जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पहले ये जो है ना काम के आधार पर ये बनते थे कि जो जैसा काम करेगा वैसे उस वर्णों में चल आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जब ये गुप्त वंश आया, गुप्त काल आया, तो उस समय क्या हुआ था कि ये जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वंशानुगत हो गए थे। ठीक है, वंश जो जिस वंश में पैदा हुआ वो उसी वर्ण में जाएगा, उसी जाति धर्म में जाएगा। उसी समय जाति व्यवस्था का भी विकास हो गया था। वर्ण के अंतर्गत, वर्ण जो 4 प्रमुख वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें कई अनेक अनेक उप जातियों का उदय हो गया था। अंतर विवाह, व्यावसायिक वंशानुगतता, ये सब जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण बन गए थे। मिश्र विवाह से उत्पन्न संतानों को नई जातियों का दर्जा दिया गया, मतलब ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह हो गया तो एक नई जाति का जन्म हो गया। जो संतान जन्मा वो कोई नई जाति का जन्म, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से कायस्थ समाज कहलाया। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, उसके बाद आपको ऋग वैदिक काल तक या वैदिक काल तक स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती थी, विदुषी होती थी। लेकिन जब गुप्त काल आया या मौर्य वंश के शुरुआत से ही स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गया। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति में क्या था कि बाल विवाह की शुरुआत हो गई, सती प्रथा की शुरुआत हो गई, और पर्दा प्रथा जैसे कुरीतियों का प्रचलन बढ़ गया, और स्त्री की शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगने लगे। सामाजिक जीवन की बात करें तो समांतर समाज जो है वो सही था, समृद्ध सा था, संस्कृत था। और उसके बाद किसी किसी जगह पर आपको वेश्यावृत्ति, नर्तकी, मतलब नाच गान सब जगह चलता है। आज के दौर में भी चलता है हमारे। अब आजकल देख लीजिए, होगा भक्ति भक्ति आयोजन होगा तो उसमें चलेगा, नाटक में वो स्टेज शो चलता है, ऑर्केस्ट्रा। तो उसी नाटकी आदि का उल्लेख उस समय में भी मिलता था और अभी भी मिलता है। ठीक है,
उसके बाद सांस्कृतिक साहित्य, नाटक, संगीत, कला, समाज का जो प्रभाव है समाज पर अच्छा खासा था। अभिजन वर्ग संस्कृत, साहित्य और दर्शन में रुचि रखता था, जबकि सामान्य वर्ग जनलोक भाषाओं और कथाओं से जुड़ा हुआ था। निष्कर्षतः गुप्त काल की अर्थव्यवस्था स्थिर और समृद्ध थी, जबकि समाज में परंपरागत मूल्य मजबूत हुए और सामाजिक गतिशीलता कम होती गई। ठीक है, तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। एक सेकंड रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणी कीजिए। पहला है कुषाण साम्राज्य, दूसरा है दक्षिण भारत में प्रारंभिक राज्य निर्माण। चलिए कुषाण साम्राज्य की बात करते हैं। एक ब्लैंक पेज ले लिया हूं मैं। कुषाण साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, ठीक है। तो राजधानी थी पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है, राजधानी पुरुषपुर। संस्थापक थे, अरे भाई सिंपल लिख देता हूं, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस संस्थापक थे। प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुए, और अभी तक मैं 10 बार बोल चुका हूँ, कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क बहुत प्रचलित हुए। और ये यूची जनजाति के थे। ये जो कुषाण साम्राज्य के लोग थे यूची जनजाति के थे। क्या थे? यूची जनजाति। इतना क्लियर है। उसके बाद इनका राजनीतिक महत्व क्या था? इनके राजनीतिक महत्व की बात करते हैं। राजनीतिक महत्व की बात करें तो इनका रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रेशम मार्ग पर ही कब्जा कर लिया था। और ये क्या करते थे, जो कोई भी ये वाला ऐसे इंडिया का ये वाला जो नक्शा है, ऊपर वाले भाग पर रेशम मार्ग था, चीन से इधर की ओर व्यापार होता था और इधर चीन। तो इन लोगों ने इधर कब्जा मार लिया और इधर से सब लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे जो लोग व्यापारी आते थे, या तो सोने के सिक्के लेते, चांदी के सिक्के लेते, असरफी लेते, अगर नहीं देते तो उनको लूट लेते, बात खत्म। ठीक है, तो रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण था। इस तरीके से ये लोग व्यापार करते थे। और ये सबसे पहले सोने के सिक्के दिनार जारी किए थे इन्होंने। सोने के सिक्के दिनार को इन्होंने जारी किया था। अब ये दिनार सबसे शुद्ध और सबसे हैवी सोना का सिक्का यही लोग जारी किए थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग लूट खसूट के खूब सारा लाए थे और अपने साम्राज्य में इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो यही है कुषाण वंश। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही सारी चीजें लिखी हुई है कि कुषाण साम्राज्य, कनिष्क जो है मेन थे, मुख्य शासक थे, सबसे प्रसिद्ध, यूची जनजाति से संबंधित थे। उत्तर पश्चिम में एक विशाल साम्राज्य इसने अपना स्थापित किया था। इनकी राजधानी पुरुषपुर, जो कि पेशावर पाकिस्तान और वर्तमान मथुरा में इनकी राजधानी थी, जिसकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से की। ठीक है, राजनीतिक महत्व की बात करें तो ये कुषाणों ने भारत में मध्य एशिया और चीन को जोड़ने वाले रेशम मार्ग, ऊपर मैंने आपको बताया ना कि ऊपर में इन्होंने कब्जा कर लिया था, ये ऐसे करके इंडिया था। ठीक है, इंडिया के ऊपरी भाग में रेशम मार्ग था, इस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। और फिर यहाँ पर अपना धन संपदा का लेन देन खूब अच्छा खासा इनका चलता था, व्यापार वगैरह करते थे, सोने के सिक्के दिनार वगैरह जारी करते थे, मजे में रहते थे। ठीक है, क्लियर है। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो कला की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए कला की भी बात कर लेते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक पेज ही ले लेता हूँ। ये ऐसे ऐसे रहेगा, हाँ ठीक है। तो देखिए कला में सबसे पहले, मैं अब पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, गंधार शैली का विकास इनके समय में हुआ था। गंधार शैली, गांधार शैली का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं कि चूंकि आपको मैं बता दूं कि जो कुषाण शासक थे ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इन्होंने, इनके समय में कुषाण शासक कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगीति भी हुई थी। तो इसी समय में गंधार शैली, जो चित्रकला शैली है या मूर्ति शैली है, इसका विकास हुआ था। तो इसमें क्या था कि बौद्ध चित्र को यूनानी शैली में, बौद्ध चित्रों को यूनानी शैली में दिखाया जाता था। ठीक है, और इससे पहले है ना, जो बौद्ध धर्म थे वो भगवान में नहीं मानते थे और कहते थे कि ये चित्र बनाने को वो लोग वैध नहीं मानते थे, चित्र वगैरह नहीं बनाने के लिए कहते थे। लेकिन फिर भी
जब कुषाण शासकों का समय आया तो इन लोगों ने भगवान बौद्ध के चित्र बनवाए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड सर्च। अरे भाई ये कैसे काम करता है, खुल जा सिम सिम, शायद ऐसे करता होगा। कैसे करता है ये, सर्च वाला यही था ना। नहीं ये नहीं है, कैसे, पता नहीं, जो भी हो छोड़िए, रहने देते हैं। अब ये क्या आ गया, अब इसको कैसे हटाऊं भाई। इसको कैसे हटाऊं अब, चलिए ऐसे करके देख लेते हैं। तो बौद्ध चित्रों को इन्होंने बनाया। साथ में क्या हुआ कि गंधार शैली से ही एक नई शैली का विकास हुआ, मथुरा शैली। ये प्योर इंडियन शैली थी और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जो है बनने लगी, ठीक है, और हिंदू देवी देवता के लिए ये प्रसिद्ध हुआ। अब इसके बाद धर्म की बात करें तो धर्म में क्या हुआ कि आपको कनिष्क बौद्ध अनुयायी था। ये मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि कनिष्क बौद्ध अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद इनके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और यहीं से महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम लोग साहित्य की बात करें, साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य जो है इनके समय में बुद्ध चरित्र, उसके बाद आपको सौंदरानंद जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी, ठीक है। तो आई होप आप सभी इन सभी बातों को समझ गए होंगे। इसको अब कैसे हटाए, समझ से बाहर लग रहा है हमको। काटने वाला भी नहीं है कुछ। हाँ हट गया, जय सिया राम। हाँ ये भी चालू हो गया। अब चलो भाई, तो इतना समझ गए आप लोग। ये क्वेश्चन कहाँ था, दक्षिण भारत में प्रारंभिक राज्य निर्माण के बारे में। अब अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में कैसे प्रारंभिक राज्यों का निर्माण हुआ, उसकी चर्चा करनी है। देखिए दक्षिण भारत में जो प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया थी ना, ये आप लोगों को, अब ये क्या शुरू हो गया भाई, एक सेकंड रुक जाइए, तो पता नहीं, जो भी हो रहने दीजिए, चलते हैं सीधा हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो दक्षिण भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में हुई, जिसे हम लोग संगम युग के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे संगम साहित्य भी लिखे गए और इस समय 3 प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जिसे हम लोग चेर, चोल और पांड्या के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़े, अगर हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीतिक संरचना में आपको ये पेन कहाँ गया भाई, यहाँ पेन, ठीक है। तो ये इनके जो राज्य थे ना, मंडल, सामंत और सेनापतियों की सहायता से ये लोग शासन करते थे, ठीक है। और राजा को इनके संगम युग में चेर, चोल और पांड्या राजा को क्या कहा जाता था, तो वेंदर कहा जाता था। और इनकी स्थिति अर्धदेवीय थी, मतलब कि राजा देवताओं से नीचे हैं, देवताओं के समान है परंतु देवताओं से नीचे है, ठीक है। और जो प्रशासन है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं जैसे अवई ग्राम सभा पर आधारित था। एक सेकंड, कॉल आ रहा है दोस्तों, बस एक सेकंड, एक। उसी तरीके से आपको युद्ध वगैरह भी होता था, आपस में ही लड़ाई चलता रहता था। कभी चेर इधर था, पांड्य इधर था और उसके बाद चूल इधर था, ठीक है। तो चेर कभी इधर घुसने की कोशिश करते, कभी पांड्य इधर घुसने की कोशिश करते, कभी चोल इधर घुसने की कोशिश करते, कभी इधर, ऐसे इसी तरीके से चलता रहता था। और फिर इनके बीच संसाधनों एवं व्यापार मार्गों पर नियंत्रण को लेकर के भी निरंतर संघर्ष चलता रहता, क्योंकि इनका समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा था, ठीक है।
आर्थिक आधार की बात करें तो इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, विशेषकर चावल और पशुपालन और व्यापार था। और दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे मजरीस को, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की, मुजरिस, कोकई, पुहार, इन सब जगह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार हुआ करता था। और इसमें क्या होता था कि आपको मोती, उसके बाद हाथी दांत, मसाला, काली मिर्च, सूती वस्त्र वगैरह का व्यापार होता था। अब सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो इसी समय में संगम साहित्य की रचना हुई थी, जैसे तोलकापियम, एतोतुगई, उसके बाद मणिमेखलाई। उसी तरीके से इसमें क्या हुआ था कि संस्कृति में समाज का भी अच्छा खासा मतलब विभाजन हो रखा था। समाज 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें कि एक था कुरंजी, ठीक है, उसके बाद मल्लई जंगल, उसके बाद भारुथम कृषि भूमि, उसके बाद नेयत्थल समुद्री, पालई बंजर भूमि। और इन सब के अलग अलग देवता थे और अलग अलग सांस्कृतिक लक्षण थे। इस प्रकार दक्षिण भारत में प्रारंभिक राज्य निर्माण ने एक अस्थायी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा की नींव रखी, जिस पर आगे चलकर पल्लव, चोल आदि शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण भी हुआ। ठीक है। अब 5वां नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में भारतीय समाज की संरचना का विवेचन कीजिए। तो देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ, आपको ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ये यही है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये है ना लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 600 ईसा 1500 से शायद 600 तक था आपको ऋग्वैदिक काल, ठीक है। 1500 से 1000 पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल था। तो यहाँ बात की जा रही है 600 से 300 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो भारतीय समाज की संरचना जटिल और स्तरीकृत थी। इसमें पहले मूलतः 4 वर्ण व्यवस्था थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य था अध्यापन, यज्ञ करना, दान लेना, और उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी सर्वोच्च थी। फिर क्षत्रिय की बात करें, शासक, योद्धा, प्रशासक वर्ग थे, कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और यज्ञ करवाना। उसके बाद वैश्य की बात करें तो यह वर्ग कृषि, पशुपालन और व्यापार में संलग्न था, इन पर कर देने का भाग था, ठीक है। और शूद्र एकदम छोटा, सबसे नीचे, तीनों वर्णों की सेवा करना और उसके साथ समाज में उसके साथ भेदपूर्ण व्यवहार होता था। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो जाति के, ये इन वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का उदय हो गया। वर्ण व्यवस्था के अंदर ही व्यवसाय के आधार पर अनेक जातियों का विकास होने लगा, जैसे कि आपको अमात, उसके बाद आपको ये तेली, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, सूड़ी, बनिया, हलवाई, इस तरीके से अलग अलग जाति व्यवस्था का उदय हो गया। और जाति का निर्धारण जन्म पर आधारित हो गया, और अंतर विवाह, अपनी ही जाति में जो विवाह है यह मुख्य विशेषता बन गई। और बौद्ध ग्रंथों में चर्मकार, बुनकर, लोहा, सोनार आदि जातियों का उल्लेख अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दास प्रथा का चलन हो गया था। लोग दास खरीदते थे, बेचते थे, युद्ध बंदी, कर्ज न चुका पाने वाले लोग, या जन्म से ही कोई व्यक्ति अनाथ था तो वो लोग क्या करते थे, दास बन जाते थे। दासों का उपयोग क्या था, घरेलू कार्य और कृषि और शिल्प में अपना हाथ बटाना। स्त्रियों की स्थिति मजबूत नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे गिरती जा रही थी। उच्च वर्ग की जो स्त्रियां हैं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, और कुछ जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ये सब विदुषी भी थी उस समय में। लेकिन समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्री का स्थान थोड़ा नीचे गिर गया था। बहुपत्नी विवाह उस समय प्रचलित थी, लेकिन सती प्रथा का प्रचलन बहुत सीमित था, और विधवाओं का जीवन भी कठिन था। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य मतलब शिक्षित जीवन, गृहस्थ विवाहित जीवन, वानप्रस्थ वन में जीवन, और संन्यास, इन सब चारों भागों में बांटा गया। और यह व्यवस्था मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रियों पर लागू होती थी। ठीक उसी प्रकार जनजातीय समाज की बात करें तो इस काल में गैर वैदिक जनजातियों जैसे निषाद, सबर का भी उल्लेख मिलता है, जो मुख्य धारा से समाज से अलग रहते थे और अपनी स्वतंत्र सामाजिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बनाए हुए रहते थे। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो ऐतिहासिक काल था भारतीय समाज के लिए एक जटिल सामाजिक ढांचे का काल था, जहां वर्ण और जाति व्यक्ति के जीवन, व्यवसाय और सामाजिक हैसियत को निर्धारित करने का काम करते थे, ठीक है। सॉरी दोस्तों। तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। अगला प्रश्न है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य कृषि व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक सेकेंड, इस पेज में है ना। तो देखा जाए तो सबसे पहले लौह प्रौद्योगिकी, देखिए बात है ना कि सबसे पहले लोग किस धातु के बारे में जाने, तो तांबा, ठीक है।
उसके बाद जस्ता के बारे में जाने, और दोनों को मिलाकर उन्होंने कांसा बनाया। जब ऋग वैदिक काल आया तो ऋग वैदिक काल में भी वो लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही मौर्य काल आया तो मौर्य काल के आसपास ये लोग लोहा के बारे में जान गए, तो लौह प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार हो गया। लोहे के हल फाल वगैरह बनाए जाने लगे, आयरन फ्लोसियर का व्यापक रूप से प्रयोग शुरू हुआ, और कठोर और उबड़ खाबड़ जमीन को आसानी से जोता जा सकता था, जिससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो गया, क्योंकि हार्ड जमीन को जोतना मुश्किल है, ठीक है। जब लोहे का हल हो गया तो लोग कठोर से कठोर भूमि को जोतने लग गए, और उसके बाद गंगा के मैदान के साथ साथ दक्कन के पठार और दक्षिण भारत में भी कृषि का विकास अच्छे से हो गया, क्योंकि लौह प्रौद्योगिकी का विकास हो गया था। इसी तरीके से सिंचाई के नए साधनों का विकास हो गया, तालाब का विकास हुआ, कुआं जलाशय आदि का निर्माण हो गया, रहट आदि का निर्माण से क्या हो गया कि अच्छे से सिंचाई वगैरह का साधन हो गया। बड़ी नहर के निर्माण अब नहीं होते थे, अब इसी से ही सिंचाई वगैरह हो जाता था और आराम से काम चल जाता था। ठीक उसी प्रकार नई फसलों का प्रचलन भी हुआ, जैसे कि कपास की खेती का व्यापक विस्तार हो गया। ठीक है, कपास की खेती, क्योंकि विदेशी व्यापार में इसका खूब इस्तेमाल होता था। इसके अलावा लोग ये गन्ना, चावल, काली मिर्च जैसे नकदी फसल का भी उत्पादन अच्छे खासे करते थे, ताकि पैसे हो सके। ठीक है, कृषि उपकरणों में सुधार, मतलब लोहे का फल वगैरह चल गया, लोहे का कुल्हाड़ी वगैरह चलने लगा, जंगल साफ करने के लिए लोहे के बर्तन आदि बनने लगे, जिससे कृषि कार्य बहुत अधिक कुशल हो गया। ठीक है, उसके बाद भूमि अनुदान की शुरुआत हुई। इस काल में क्या हुआ कि सातवाहन और कुषाण जो शासक थे, इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं को पैसे की बजाय सीधा सीधा भूमि दान करने लगे कि ठीक है, आप इस भूमि को लीजिए और इस पर ही अपना काम कीजिए और अपना पेट भरण कीजिए, भरण पोषण कीजिए। इससे क्या हुआ कि राज्य का जो सीधा नियंत्रण था वो कृषि भूमि पर कम हो गया, और राज्य थोड़ा इंडिपेंडेंट रहने लगा, और इससे एक नए जमींदार वर्ग का, क्योंकि जिसको जितना भूमि ज्यादा दान में मिलेगा तो उतना ज्यादा जमींदार होगा। इस तरीके से जमींदार वर्ग का उदय हुआ, और जो कि अब जमींदार हर जगह खेती तो कर नहीं सकता है, तो वो क्या करता था कि किसानों को, छोटे छोटे किसानों को लगा देता था, उसके बाद वो किसान उस पर खेती करते थे, और फिर ये जमींदार उससे लगान वसूलते थे। धीरे धीरे सामंती व्यवस्था जो है यहाँ पर प्रचलित हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां है, मौर्य पश्चात काल की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो मौर्य, जब मतलब मौर्य के बाद क्या हुआ कि सातवाहन, उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, उसके बाद आपको शक, पल्लव, कुषाण, यही सब आए। तो इनके काल में राजनीति कैसी थी उसकी चर्चा की करनी है हम लोगों को। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया लगभग 185 ईसा पूर्व, और उसके बाद जो 300 ईसा पूर्व, 300 ईस्वी तक जो काल चला, उस समय जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसकी बात की जाती करनी है। तो इसकी चर्चा हम पहले नंबर प्रश्न में भी कर चुके हैं, अभी भी कर दे रहे हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ। मौर्य साम्राज्य जैसे ही टूटा तो अलग अलग छोटे छोटे राजवंश सत्ता में आए, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, ये सब सत्ता में आए और अपना अपना आधिपत्य स्थापित किए, और इन्होंने विकेंद्रीकृत ढांचे में अपना शासन किया। अनेक क्षेत्रीय शक्तियों में ये लोग बट गए और शासन अपना शुरुआत किए। यहीं पर ये चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि शुंग वंश का उदय हुआ 185 से 73 ईसा पूर्व, और मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि आप मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। बृहद्रथ की हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, और ये इन्होंने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। उसी तरीके से कण्व वंश की बात करें तो शुंग वंश के अंतिम शासक वसुदेव कण्व की हत्या करके देवभूति ने, ठीक है, देवभूति ने सॉरी मिस्टेक हो गया, देवभूति ने हत्या नहीं की थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी, और ये बहुत दिनों तक नहीं रहे, बल्कि कुछ समय के बाद इनका समाप्त हो गया, इनका शासनकाल, इनका वंश खत्म हो गया। उसी तरीके से उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी आक्रमण होते रहे। उत्तर पश्चिम भारत का सेंस ये हुआ कि जैसे ये वाला जो है ना, ऐसे करके उत्तर पश्चिम भारत, ये वाला रीजन हुआ, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इधर आपको पंजाब, ठीक है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय भारत में ही था ना ये सब, तो ये सब मिला हुआ था। तो इस इधर क्या होता था कि बार बार उत्तर पश्चिम से आक्रमण होते रहता था, इधर से हमला होते रहता था। तो इसमें इंडो ग्रीक, जिसको हम यमन भी कहते हैं,
तो यमन लोगों ने भी यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था, उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर शासन किया, जिसमें कि मिनांडर नाम के एक शासक की बात आती है, जिसकी चर्चा मिलिंद भी इनको कहते हैं, इंडो ग्रीक शासक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और मिलिंद पर्व नामक ग्रंथ में राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में धार्मिक संवाद का वर्णन है। उसी तरीके से शक, जिसे हम सीथियन भी कहते हैं, इंडो ग्रीक के बाद, यमन के बाद शक लोग भी इस क्षेत्र पर एकाधिकार किए और इन्होंने पश्चिमी भारत, जिसमें जिसमें कि मालवा और गुजरात था, इसमें इन्होंने शासन किया। इसका एक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ये प्रसिद्ध शासक था और इसने जूनागढ़ अभिलेख में अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। उसी तरीके से पल्लव ने भी आक्रमण किया, पार्थियन, जिनको हम पार्थियन कहते हैं, पल्लव, पार्थियन, पल्लव, ठीक है। तो इनका शासन क्षेत्र खैर सीमित रहा, ज्यादा लंबा रहा नहीं, ठीक है। उसी तरीके से कुषाण भी आए। कुषाण, इनकी तो वो बात ही कुछ और है। कुषाण, कनिष्क, इसकी चर्चा 100 बार कर चुका हूं मैं। तो सबसे शक्तिशाली विदेशी शासक सिद्ध हुए और ये लोग शायद मंगोल थे, ठीक है। और उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और भारतीय संस्कृति को पुनः आत्मसात किया। कनिष्क जैसे शासक ने सांस्कृतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी तरीके से दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सातवाहन राजवंश का उदय हुआ पहली शताब्दी में और ये दूसरी शताब्दी तक रहा और इस वंश ने दक्कन के पठार और मध्य भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया। सातवाहन वंश में क्या था कि शासक अपने आगे अपने माता सॉरी अपने पीछे अपनी माता का नाम लिखाते, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने शकों को पराजित किया, ठीक है। शक पल्लव जो आए थे, शक पल्लव और सिथियंस जो आए थे, कुषाण जो आए थे, उन सबको पराजित किया और सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और संस्कृति को सुरक्षित किया। उसी तरीके से दक्षिण के जो 3 राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य, यहाँ इन्होंने भी शासन किया और इसने समुद्री व्यापार और तमिल साहित्य को खूब बढ़ावा दिया था, ठीक है। क्लियर है। अब है अगला नंबर प्रश्न, प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं। तो प्रारंभ में राज्य कैसे निर्माण हुआ, देखिए ऐसे नहीं होता है कि तुरंत ही कुछ सब कुछ हो गया। देखिए राज्य का मतलब होता है कि लोगों का समूह कैसे बना, कैसे जुटा। तो कृषि अधिशेष का उत्पादन हुआ धीरे धीरे। जब खाने से बचेगा तो अधिशेष, अधिशेष का मतलब है जो बच गया। तो राज्य निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कृषि अधिशेष होना चाहिए, मतलब खाने के बाद भी कुछ बचना चाहिए ताकि हम उसको बेच सके। फिर उसके बाद लोहे का प्रयोग हुआ और बेहतर सिंचाई तकनीक और कृषि उत्पादन हुआ, तो कृषि अधिशेष हुआ और इस तरीके से एक तरीके से नगरीय निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर सामाजिक स्तरीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था सब अपने अपने बढ़ गए और अपने अपने काम में लग गए। श्रम का विभाजन हो गया, काम का विभाजन हुआ, अस्थायी रूप हुआ, अस्थायी रूप में विभाजन हुआ तो राज्य को एक सामाजिक नियंत्रण का साधन मिल गया। उसके बाद अस्थायी सेना का भी गठन हुआ। जो भी शासक थे उन्होंने कबीलाई समाज को योद्धा के रूप में एकत्रित किया और राज्यों में एक नियमित, अस्थायी और वेतनभोगी सेना का गठन किया। और इस सेना का कार्य क्या था, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक विद्रोह को दबाना, ताकि सेना पर राजा का नियंत्रण हो और प्रजा पर भी राजा का नियंत्रण हो और इस तरीके से एक तरीके से राज्य निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, ठीक है। उसके बाद नगरीकरण की बात करें तो नगरी वही कृषि अधिशेष शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में उभरे। कृषि अधिशेष जो बचा और जो शिल्प उत्पादन हुआ तो उससे की एक नया केंद्र उभरा और ये सब नगर के रूप में नगर के रूप में विकसित हुए। नगर व्यापार बढ़ा, प्रशासन वगैरह, धर्म के केंद्र बढ़े। महाजनपद काल में कौशाम्बी, वैशाली, राजगीर, उज्जैन आदि जो है प्रमुख नगर थे और नगरीकरण ने जनसंख्या को बढ़ावा दिया और इस तरीके से नगरीकरण हुआ और राज्य निर्माण। कर व्यवस्था हुआ, कर के व्यवस्था का विकास हुआ। राज्य को चलाने के लिए अस्थायी कर का विकास हुआ। किसानों के उपज से 1/6 हिस्सा लिया, मतलब 6 भाग अगर किसान ने उपजाया तो एक हिस्सा राजा को दिया गया। शिल्पकार और व्यापारियों पर भी कर लगाया गया और यह कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, ठीक है। उसी तरीके से लेखन कला का विकास हुआ। प्रशासन, कर संग्रह, कानून और व्यापार के लिए लेखन कला का विकास हुआ, ठीक है। इस प्रकाल में ब्राह्मणी, खरोष्ठी लिपियों का प्रचलन हुआ। अशोक के शिलालेख इसके प्रमाण हैं। उसी तरीके से विधि और कानून का उदय हुआ। कबीलाई रीति रिवाजों के स्थान पर लिखित विधि और कानून का विकास हुआ। धर्मसूत्र और अशोक के शिलालेखों में नैतिक और कानूनी नियमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राजा कानून का सर्वोच्च संरक्षक और न्यायाधीश बन गया, ठीक है। इसी विशेषताओं के आधार पर भारत में पहले महाजनपद और फिर मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य का उद्भव हुआ, ठीक है।
अब खंड 2 में आते हैं और हमारे लिए खंड 2 का पहला प्रश्न है 200 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। पहले भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक स्थिति में महिलाओं में गिरावट आ गई थी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई थी, कई सारे प्रतिबंध बढ़ गए थे और कुछ-कुछ जगहों पर महिलाओं ने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की थी। देखिए, सामाजिक स्थिति में गिरावट क्या होता है? शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार की बात करें तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की तुलनाओं में महिलाओं को शिक्षा के अवसर अब कम मिलने लगे थे, उनके शिक्षा के अवसर सीमित हो गए थे। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र में महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर बताया गया और बचपन में पिता, यौवन में पति और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहने का आदेश दिया गया। स्त्री धन विवाह के समय मिला गया धन पर उनका अधिकार था, लेकिन संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं था। ठीक है? विवाह संस्था बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। पर्दा प्रथा भी उच्च वर्ग के लिए लोकप्रिय हो गई। बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी, विशेषकर परिवारों में। विधवाओं का जीवन कठिन था, उनके सामाजिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। सती प्रथा के प्रचलन ने स्पष्ट प्रमाण सती प्रथा के जो प्रचलन था उसका स्पष्ट प्रमाण इस काल में मिलता है। हालांकि अभी तक बहुत व्यापक नहीं हुआ था। गुप्त काल के कुछ अभिलेखों में जैसे एरन के सती स्तंभ अभिलेख में इसका जो है उल्लेख मिलता है। एक लाइन भी था, वो लाइन मेरे को याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता। ठीक है? तो धार्मिक जीवन की स्थिति, भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन में महिलाओं के लिए एक सापेक्ष मुक्ति का मार्ग खोला। अलवार विष्णु भक्त और नैनार सिख भक्त संतों में अनेक महिलाएं थी, जैसे अंडाल, अलवार, उसके बाद करेक्कल, अमैयार, नैनार। इन्होंने भक्ति गीतों की रचना की और धार्मिक क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो इसमें भी पहले तो भिक्षुणियों का स्थान नहीं था, बाद में भिक्षुणियों का स्थान दिया गया, लेकिन उनके नियम भिक्षुओं की तुलना में बहुत अधिक कठिन थे और कठोर थे। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो कुछ महिलाओं ने साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान दिया। संस्कृत नाटककार कालिदास ने अपने नाटक में शकुंतला, उर्वशी जैसे सशक्त नारी पात्रों का चित्रण किया। राजश्री और प्रभावती गुप्ता जैसी राजकुमारियों ने प्रशासनिक कार्यों में भाग भी लिया। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई और उन पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन ने उन्हें आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का एक मंच प्रदान किया था। तीसरे नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी ये बताइए। ये 10वां नंबर प्रश्न है, इसको डिस्कस करते हैं। तीसरे नगरीकरण से तात्पर्य लगभग 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में नगरीय पुनर्जन्म के विकास से। देखिए, पहला नगरीकरण कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नगरीकरण कब हुआ? तो जब महाजनपद का उदय हुआ, जब लोहे का काल आया। और तो ये था आपका दूसरा। तो तीसरा जो था ये था 600 से 1200 ईस्वी के बीच में नगरीकरण का तीसरा लहर। पहला लहर सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको बता दिया। दूसरा लहर महाजनपद एवं मौर्य काल और तीसरा लहर था मौर्योत्तर काल के नगरीय संकट के बाद तीसरी नगरीकरण का दौर आया, जिसमें कि मंदिर नगरों का उदय हुआ। इस नगरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मंदिर के इर्द गिर्द नगरों का विकास हुआ। मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र बने। मंदिर को दिए गए भूमि अनुदान और दान से एक बड़ा आर्थिक ढांचा खड़ा हुआ, जिसमें पुजारी, नर्तक, संगीतकार, शिल्प, किसान आदि जुड़े थे। और उदाहरण जो है मंदिर का है तंजावुर, कांचीपुरम, भुवनेश्वर। यहाँ पर कई सारे मंदिर बने और यही मंदिर वाले ये नगर विकसित हुए। दूसरा है व्यापारिक नगर। दक्षिण भारत में चोल शासन में समुद्री व्यापार के कारण तटीय नगरों का विकास हुआ। देखिए, दक्षिण भारत में क्या हुआ कि चोल शासन, चोल, पांड्या, चोल, चेर और पांड्या, ठीक है, इन सब का शासन था और तटीय व्यापार ये लोग खूब करते थे। तटीय नगरों का विकास हुआ, जैसे कि उदाहरण है कावेरीपट्टनम, उसके बाद है नागपट्टनम, जैसे बंदरगाह वाले नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। उसके बाद राजधानी नगर का भी विकास हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों ने अपनी राजधानी बनाई, जैसे पल्लव, चालुक्य, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ने अपनी अपनी राजधानियां बनाई जो प्रशासन और संस्कृति के केंद्र थे। उदाहरण के लिए कन्नौज, धार, मान्यखेड़। एक कन्नौज के लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ। कन्नौज ऐसा शहर बन गया था कि इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं इसको। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद आपको पाल और उसके बाद शायद राष्ट्रकूट। शायद तीन लोगों में हमेशा एकदम उठापटक चलते रहता था कि कन्नौज पर जिसका कब्जा है वही एकदम राजा है, वही सबसे बड़ा राजा है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता था। उसके बाद सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो नगर शिक्षा और कला के केंद्र थे ये, जैसे कि स्थापना हुई थी नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय के केंद्र
की स्थापना हुई थी, जहाँ दूर-दूर से छात्र पढ़ने आते थे, तो ये भी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में शिल्प उत्पादन के केंद्र, नगरों में विशेष प्रकार के शिल्प उत्पादन के केंद्र विकसित हुए, जैसे धातु, कर्म, बुनाई, मूर्तिकला, इन शिल्पों का व्यापार दूर-दूर तक होता था। ठीक है? अब अगला नंबर प्रश्न है 200 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य भौतिक संस्कृति के विकास का विश्लेषण कीजिए। तो भौतिक संस्कृति में सबसे पहले कृषि और उद्योग का विकास हुआ। कृषि उपकरण में लोहे का हल बना, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग हुआ और इसमें सुधार आया। सिंचाई के लिए अरघट, रहट का प्रचलन बढ़ा, जिससे कुएं से पानी निकालना आसान हो गया। ठीक है। शिल्प उत्पादन की बात करें तो सूती वस्त्र, अच्छे से रेशमी वस्त्र का उत्पादन, हाथी दांत की नक्काशी, चमड़े का सामान, उसके बाद इत्र और औषधियों का उत्पादन बढ़ा। लोहा और इस्पात का उत्पादन उच्च कोटि का था और दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल का एक अद्भुत उदाहरण है, जो आज तक जंग से मुक्त है। मिट्टी के बर्तन की बात करें, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड के लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन रहा, जिन पर मोहरें लगी हो रहती थी। स्थापत्य और कला की बात करें तो गुप्त कालीन कला में स्थापत्य और कला का शास्त्रीय युग कहा जाता है। इस दौरान ईंटों और पत्थरों से बने मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, उसके बाद विष्णु मंदिर, तिगावा इसके उदाहरण हैं। मूर्तिकला में प्राकृतिक और कोमलता के दर्शन होते हैं, जैसे सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। गुप्तोत्तर कला की बात करें तो गुप्त काल के बाद क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर तथा कांची के कैलाशनाथ और वेंकट पेरुमल मंदिर इस काल के देन है। इनमें जटिल नक्काशी और विशाल पत्थर शिखर देखने को मिलते हैं। सिक्के की बात करें तो गुप्त शासकों के सोने के सिक्के दिनार अत्यंत सुंदर और कलात्मक थे और महंगे भी थे। इन पर शासकों के विभिन्न रूप, जैसे कि योद्धा, संगीत प्रेमी, शिकारी, शायद समुद्रगुप्त को जो है ना बीना बजाते हुए दिखाया गया है उस समय के सिक्के में। गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्कों की मात्रा में कमी आई और शीशे तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। जीवन स्तर की बात करें तो शहरी केंद्रों में धनी वर्ग के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वस्त्र, आभूषण, इत्र, फर्नीचर आदि का प्रयोग होता था, लेकिन सामान्य जनता का जीवन सरल था और वे कृषि तथा छोटे शिल्प पर निर्भर थे। इस प्रकार इस काल में की भौतिक संस्कृति ने तकनीकी कुशलता और कलात्मक उत्कृष्ट और आर्थिक समृद्धि का परिचय दिया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग टोटल 11 प्रश्नों को समझे होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।